भाग्य बड़ा या मेहनत। आज मैं आप सभी लोगों को उस चीज का जवाब दे देता हूँ। एक माँ के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने साथ स्कूलिंग शुरू करी, एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई करी। बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था, पर जो छोटा भाई था वो दान पुण्य कर्म धर्म के अंदर लगा रहता था। पर दोनों की स्कूलिंग एक जगह से हुई, दोनों ने पढ़ाई एक जगह से करी, दोनों ने कॉलेज एक जगह से ज्वाइन किया, और उसके अंदर जब रिक्रूटमेंट की बात आई ना, मतलब उसके फल की, तो एक बच्चे को MBA फाइनेंस करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलती है, और एक दूसरा वही नोएडा के अंदर किसी भी 30-40 हजार 50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता है। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना बलराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शायरी करता हूं और शायरी के माध्यम से आप लोगों के दिलों पे राज करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन सूरी जी। प्रद्युमन सूरी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मैं बहुत अच्छा हूं। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने कम नोटिस पे आप आए और आपने हमारा जो है भाग्य पढ़ा और हमारा उद्धार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। कल आप मुंबई में थे जी, तो क्या कारण था मुंबई में रहने का? कल मैंने कुछ जहाँ तक देखा है आपको एक अवार्ड मिला है, और क्या कैसी खुशी, किस तरीके का अवार्ड है, जरा बताएंगे वो किस चीज़ का अवार्ड था आपका? बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड है, और माननीय गवर्नर साहब बॉम्बे में उन्होंने मुझे दिया है। गवर्नर हाउस में ही प्रोग्राम था, उधर ही उन्होंने दिया है, और बहुत अच्छा रहा। और यूं कहूं कि जैसे हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हम भी अपनी फील्ड में एक बहुत अच्छा लोगों को देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अवार्ड या एप्रिशिएशन, एक जो आर्टिस्ट होता है वो उसको सिर्फ और सिर्फ तालियों की भूख होती है, उसको वही प्यार चाहिए लोगों से। तो हमारे लिए यही वो प्यार है जो आप लोगों के द्वारा या सम्मान के द्वारा लोगों के द्वारा वो हमें दिया जाता है। तो वो अवार्ड मिलकर मुझे बहुत खुशी है, और खुद के ऊपर भी थोड़ा गर्व और प्राउड लगता है कि भाई हाँ, सही चल रहे हैं। इससे पहले भी आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ज्योति भूषण अवार्ड आपको मिला है। तो ये जो अवार्ड की प्रक्रिया है, देखिए, जब आपको अवार्ड मिलता है, मेहनत सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। मेहनत में, और जब आप मेहनत करके आपको कोई चीज़ मिलती है, जैसे अवार्ड मिलता है, तो मेहनत की क्या वो कीमत होती है या फिर उसका क्या महत्व होता है? मतलब मेरा सवाल यह है कि अवार्ड मिला, आपने मेहनत की, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोगों को उस मेहनत का अवार्ड नहीं मिल पाता, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको मैं इस नज़र से देखूंगा कि भाग्य बड़ा या मेहनत। आज मैं आप सभी लोगों को उस चीज का जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी। भाग्य बड़ा है मेहनत से, ये सच है। आप कितनी भी मेहनत करो, उसका कोई पैमाना नहीं है। अगर भाग्य को आपने मजबूत नहीं किया तो आपकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लेकर आ सकती। एक बहुत छोटे एग्जांपल से आज आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं, और आपके सभी लोगों को समझाता हूं। एक माँ के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने साथ स्कूलिंग शुरू करी, एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद उन्होंने एक MIT यूनिवर्सिटी जैसे आपके नोएडा में है, उन दोनों ने एडमिशन ले लिया। ठीक है। दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, और दोनों साथ, आप देखो, एक ही परिवार से बिलोंग कर रहे थे, एक ही साथ बैठकर पढ़ रहे थे, एक ही डेस्क पर बैठ के पढ़ते थे। जो खाना वो खाता था वही खाना वो खाता था, जितने बजे वो सो रहा था उतने बजे वो सो रहा था। ग्रहों का रूप क्या है वो ध्यान से देखिएगा। इसका क्या होता है, भाग्य मजबूत करना बहुत जरूरी है। भाग्य मजबूत कैसे होता है वो भी बताता हूं, और भाग्य और मेहनत में क्या फर्क है। एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, मतलब उसका जो बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था, पर जो छोटा भाई था वो दान पुण्य कर्म धर्म के अंदर लगा रहता था। पर दोनों की स्कूलिंग एक जगह से हुई, दोनों ने पढ़ाई एक जगह से करी, दोनों ने कॉलेज एक जगह से ज्वाइन किया, और उसके अंदर जब रिक्रूटमेंट की बात आई ना, मतलब उसके फल की, जो उसने पूरे 6 महीने या 2 साल 5 साल मेहनत करने के बाद जब फल की बात आई, तो एक बच्चे को MBA फाइनेंस करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलती है, और एक दूसरा वही नोएडा के अंदर किसी भी 30-40 हजार 50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता है। आप देखो, उनकी पढ़ाई सेम थी, मतलब दोनों की मेहनत तो सेम थी, दोनों की मेहनत सेम थी, बिल्कुल इक्वल था, परंतु भाग्य आपको मजबूत करना है। और भाग्य मजबूत कैसे होता है? वो दान दक्षिण और धर्म करने से होता है। इसके अलावा तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। अगर आप दान दक्षिण और धर्म करते हैं, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप स्टूडेंट हैं आप कीजिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका धर्म है व्यापार करना, आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर जो व्यक्ति अपने धर्म से ही ना करने की कोशिश करता है, मतलब ढंग से काम नहीं करता, उसके अंदर एक्सक्यूज ढूंढने शुरू कर देता है, वो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तो हम अपने धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काम को हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम आखिरी में ये कह देते हैं। तो इसका मतलब आप दान पुण्य धर्म पर अगर ध्यान देते हैं, आपका भाग्य हमेशा आपके अनुकूल चलता है।
ठीक है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि भाग्य बड़ा है ना कि कर्म। कर्म आप आने वाले समय के लिए बैलेंस कर रहे हैं, परंतु भाग्य आप लेकर आते हैं। ज्योतिष में इस बात को कहते हैं कुंडली का 9वां भाव व्यक्ति का मजबूत है। जब भी कुंडली के अंदर 9th हाउस में सूर्य चला जाए, शनि चला जाए, राहु चला जाए, केतु चला जाए, उसका भाग्य कमजोर कर देता है। क्योंकि सूर्य जब 9th हाउस में आता था, उसका मतलब होता है व्यक्ति की कुंडली के अंदर आंशिक रूप से पितृदोष एक्टिवेट हो गया। एक बहुत बड़ा मिथ है, आज सभी लोगों को बताता हूं। क्या लड़कियों की कुंडली में पितृदोष होता है? आप जब भी कुंडली देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर एक बात रखता है, जी आपकी कुंडली में पितृदोष है, ठीक है। कभी भी लड़की की कुंडली में पितृदोष हो ही नहीं सकता। कारण उसकी शादी हो जाएगी, उसका तो गोत्र बदल गया। क्या बात है, ये बहुत कम लोगों को, 90.9% लोगों को ये बात नहीं पता। पितृदोष के उपाय करते रहेंगे। अरे क्या जरूरत है करने की? कुंडली के अंदर भाग्य स्थान मतलब दैट इज द 9th हाउस। अगर 9th हाउस के अंदर आपका सूर्य चला गया, पितृदोष है। कुंडली के अंदर 9th हाउस में केतु आ गया, पितृदोष है। या जो लोग, ये पितृदोष के लक्षण क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, विशेष 4 लक्षण। आपके घर में जब भी त्योहार होगा, पहले लड़ाई होगी उस इवेंट को होने से पहले। दूसरा लक्षण, आपके घर के अंदर सीलन इलेक्ट्रॉनिक आइटम डायरेक्टली इनडायरेक्टली खराब होंगे। तीसरा लक्षण, आप किसी भी काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। और आखिरी लक्षण, आपके घर के अंदर पैसे की बरकत नहीं होती। इन चीजों का सोल्यूशन पहले तो बता दिया कि लड़की की कुंडली में पितृदोष होता ही नहीं है। 9th हाउस में जो प्लेनेट है, उस एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। जैसे वहां पे शनि है तो काली उड़द का दान कर दो, सूर्य है तो गुड़ का दान करो, मंगल है मूंग का दान करो, बुध है वो पॉजिटिव है, उसमें पितृदोष नहीं, इसका आपका भाग्य मतलब जवान से कमाने वाला व्यक्ति होगा। क्या बात है, ठीक है। राहु है तो मैथोलॉजिकल रहेगा, मेहनत कर्म करना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, अपने आप को सेट करना कम कर देता है। ये पितृदोष और उसके लक्षण के साथ आपको बता दिया। पितृदोष कुंडली देखकर नहीं है, कहते हैं ना कि हमारे पास तो कुंडली नहीं है जी, कैसे पता चले? विशेष 3 लक्षण आज ऑनलाइन बता देता हूं। पहला लक्षण, जो महिला घर के अंदर आटे को रात को सोते समय फ्रिज में रखती है, उस घर में पितृदोष है। हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में पिंडदान होता है। क्या होता है? पिंडदान। आटा होता है ना, आटा होता है, उसका पिंड बनाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने फ्रिज में आटा कैसे रखते हैं? एक गोल के रूप में तो रखते हैं। आपके घर के अंदर पितृदोष आप खुद एक्टिवेट करते हैं। क्या बात है। अपने घर का दहलीज पूजन करना बंद कर देते हैं, आपके घर में पितृदोष एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आप भूल ही जाते हैं पितृदोष करना। ये जो आप देखिए, तीसरा लक्षण और बताइए। तीसरा लक्षण बड़ा विशेष, जो महिला अपने खाना बनाते समय बालों को खोलकर या बालों को बिना ढककर खाना बनाती है, उस घर के अंदर पितृदोष एक्टिवेट होता है। ये सिम्टम्स हैं। जबकि मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है। अब आपके माध्यम से उन लोगों को पता चला तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीजों को सुधार लेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूं, पितृदोष के 3 विशेष लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है घर के अंदर रात को आटा फ्रिज में रखना पिंड के रूप में, उस घर में पितृदोष एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा लक्षण होता है कि घर की महिला किचन के अंदर केश को, अपने बालों को खोलकर, मतलब बालों को फैलाकर या खोलकर या बिना सर ढके खाना बनाती है, उस घर में पितृदोष एक्टिवेट होता है। घर के अंदर पितृदोष एक और कारण भी बताया जाता है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने घर के अंदर आप अपने घर के जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, आप क्या करते हो? अपने घर के अंदर एंसेस्टर्स की फोटोज को आप टांग देते हो। जिस भी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर अपने पूर्वजों की फोटो को टांग रखा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस व्यक्ति की जिंदगी टंगी हुई है। वो घर किसका था? आपके पूर्वजों का था, या पूर्वजों के आशीर्वाद से तो आपका घर आपको मिला है। तो वो अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पितृ स्थान माना गया। पितृ स्थान साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अपने पितरों की फोटो नहीं टांगनी होती। उनको स्थान दीजिए, लकड़े का फट्टा लगा दीजिए, चाहे शीशा लगा दीजिए, वहां रखिए ना। उनको प्रॉपर तरीके से टांगिए मत। जो व्यक्ति टांगता है उसकी जिंदगी टंगी हुई है। इतने लोग भी देख रहे हैं, उनके साथ प्रैक्टिकल है, मतलब काम में एग्जीक्यूशन खत्म कर देते हैं। महिला की कुंडली में कभी पितृदोष नहीं होता, सिर्फ मिथ है, सिर्फ मिसगाइडेंस है। क्यों नहीं होता उसका आपको रीजन बता दे। शादी के बाद तो गोत्र बदल जाएगा, तो क्या पितृदोष करेगा? अगर कुंडली के अंदर 9th हाउस खराब है, मतलब भाग्य उस बच्चे के अनुकूल नहीं चल रहा, भाग्य उस व्यक्ति के अनुकूल चले, इसलिए 9th हाउस में जो भी प्लेनेट है उसको मजबूत रखने के लिए उसका दान करें। बेसिकली स्टोरी ये है कि भाग्य को अगर मेहनत से कंपेयर करें तो भाग्य बड़ा है, और भाग्य को स्ट्रॉन्ग आप तभी कर सकते हैं जब आप दान दक्षिणा करें और अपना मन साफ रखें, लोगों की मदद करें।
ठीक है, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। यूं नहीं, आप लोग पता है क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, घर के अंदर काम वाली लगी हुई है, हाँ, ठीक है, आपके ऑफिस में स्टाफ है, दिवाली पे तब उनको बोनस बांटोगे, घर के अंदर काम वाली है, सब्जी बच गई उसको दे दोगे, भाई तू खा ले, तेरी खपली तू खा लियो, खा लियो, ठीक है। घर के अंदर पुराने कपड़े हैं, आप उसको दे दोगे, नहीं नहीं उनके कपड़े छोटे हो गए, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए, अपने बच्चों के लिए ले जा। इस पे ही बताऊंगा, पहले इस पर चलते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने घर का बचा हुआ सामान उस व्यक्ति को देते हो, ठीक है, या वो व्यक्ति, वो काम वाली आपके घर में नौकरी कर रही है, उसके आप पैसे देते हो, आप उसको दान नहीं कर रहे। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने काम वालों को ये डोनेशन देता है, सब्जियां दे दी, रोटियां दे दी, या उसको कपड़े लाके दे दिए, कोई दान नहीं है। दान उस व्यक्ति को किया जाता है जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते। अगर आप उस व्यक्ति को दान दे रहे हो, इसका मतलब आप उसको इंसेंटिव दे रहे हो कि तू हमारा काम और अच्छे तरीके से कर, लालच में दे रहे हो, लालच में आप दे रहे हो, आपका भाव नहीं है, परंतु कर्म यही रहेगा। तो दान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको आप नहीं जानते। चलते फिरते रोड पे किसी को अपने कंबल बांट दिया, आपका केतु स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलते फिरते अपने घर से किसी को दूध दान कर दिया, आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा, ठीक है। चलते फिरते आपने किसी को खाना खिला दिया, अंधे, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, अंधे लोगों को भोजन कराइए, गुड़ का दान कीजिए, ठीक है। ये गण है उनको लाभ मिलता है, वो व्यक्ति की एनर्जी जो है ना वो बैलेंस होती है। आपके तथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो आपके भीतर 5 एलिमेंट है, मतलब भगवान, भ भूमि ग गगन व वायु अ अग्नि न नीर, पंचभूत शरीर होता है। यही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। आंखों को बंद कर लो, जो भीतर है वही बाहर है, ठीक है। उस चीज को ध्यान लोगे तो आप भगवान कहलाओगे। भगवान किसी को ढूंढने से या किसी को बोलने से या मूर्ति में नहीं है, आपका भाव है। हमारा दिमाग एक जगह एकाग्रित नहीं होता, एक जगह स्टेबल नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजन किया जाता है। जब रामचंद्र जी थे तो रामचंद्र जी किस चीज का पूजन करते थे? वो अग्निहोत्र थे, अग्नि का पूजन। अग्नि का आप देखा होगा कि आपके दादा परदादा के समय पे सबसे पहले घर में हम लोग अग्निहोत्र बनते थे। हमारे घर में अग्नि जलती थी। अग्नि ही क्यों जलती थी? हमने राजा उस व्यक्ति को माना जिसने हमें 4 चीजें दी। पहली चीज भोजन, आग आपको खाना पकाकर देती है, बिल्कुल देती है। आपको आग की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए अग्नि देवता की पूजन किया जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज खाने के बाद सुरक्षा, शेर चीते ना आ जाए इसलिए आप आग से जलाते, सुरक्षा। तीसरी चीज अगर ठंड लग रही है तो क्या? तो हम अलाव जलाते हैं और गर्मी मिलती है, गर्मी देती ठीक है। आपको उस जगह पर रहने का अनुकूल टेम्परेचर देती है। और चौथी चीज आपको ऊर्जा देती है। आग का एक ही स्वभाव है। अगर जीवन में आप रोज हवन करते हैं, अगर आप जीवन में रोज हवन करते हैं, बहुत MP MLA बहुत रोज करते हैं, मेरे पास बहुत लोगों के नाम भी हैं और जो बड़े मन भाव से करते हैं, ठीक है। वो रोज अपने घर में चाहे 5 मिनट का हवन करें, चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय करें, या ओम हलीम बगलामुखीमम सर्वदुष्टाणाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाहम किलम बुद्धि विनाशनम ह्लीम ओम स्वा का जाप करें, या महामृत्युंजय का एक माला का हवन करें। हवन करने से आपके घर में शुद्धता रहती है। आज के समय पे आप मॉडर्न हो गए, आप फ्लैट्स में आ गए। अब वो गांव वाला तो अपना कृषि है नहीं, तो अपना एक एकड़ का घर है। आज के घर में घर भी छोटे हो गए, ठीक है, फ्लैट सिस्टम में आ गए। तो उसके अंदर आप क्या करें? उसके अंदर घर में पॉजिटिविटी ओरा बढ़ाने के लिए अपने घर में ओम की ध्वनि चलाकर रखें। आपके घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। घर में नेगेटिव ऊर्जा एंटर नहीं करती। या जिनके घरों के अंदर कुछ लोगों को ये लगता है कि वो कोई भी काम करते हैं ना, उनके काम में रिजल्ट नहीं आता, घर में आते तो दिमाग गुम हो जाता है। आप पूरे बाजार का स्ट्रेस लेकर घर पूछते हो, ठीक है, फिर अपनी धर्मपत्नी से लड़ाई कर लेते हो, या उसको बोलोगे पानी दे दे, वो अपने फोन में लगी है, ठीक है। पत्नी बाहर से काम करके आ रही है, पति उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। मतलब कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति मान सम्मान खो रहे हैं। अगर आप खोते हैं तो आपका शुक्र खराब होता है। एस्ट्रोलॉजी बड़ा परफेक्ट चीज है, एस्ट्रोलॉजी को सीखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को ध्यान लेंगे ना, बहुत क्लियर बताता हूं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ थोड़ा सीख लेंगे, समझ लेंगे, जीवन में इंप्लीमेंट कर लेंगे, 80% प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको खुद मिल जाएंगे। कोई जाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कोई मिथ नहीं है, एक साइंटिफिक विद्या है। आप परेशान है, आपके पेट में दर्द है, आप क्या करते हो? आप दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो, दवाई लेते हो। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो? फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाते हो कि भैया मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतनी GST बचा लूंगा, इतना इनकम टैक्स बचा लूंगा, पैसे को मैनेज करते, ठीक है। आपको अगर इंडिया से बाहर जाना है तो आप वीजा कंसल्टेंट के पास जाते हो। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर जरूर रखो। अगर आपको कभी भी कोई उलझन होती है, क्यों उलझन होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? ये तो वो बात होगी कि हरियाणा में एंट्री होने से पहले ना 500 रुपए दे दिए भाई, तेरे चालान कटने का इंतजार करूंगा।
प्रद्युमन जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, सॉरी रोक रहा हूँ बीच में। मैं बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप हम उम्र हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन एक बात है, सच में मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ आपसे, पॉजिटिव वाइब्स, जो कि मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करूँगा और उसके ऊपर चलूँगा। देखिए, आपके चेहरे पे एक सादगी है और ये बहुत कम लोगों के चेहरे पे होती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सादगी जब तक आपके चेहरे पे बरकरार है, ये जो सादगी है सच्चाई की है, ये कोई बनावटी नहीं है। ये सादगी, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी, आपके चेहरे पे दिखाई देगी। देखिए प्रद्युमन जी, आप इतनी कम उम्र में, कुछ लोग एक काम नहीं संभाल पाते, आपके पास दो दो काम है। एक तो आप इतना धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं, और आपने पिंडदान वाली इतनी अच्छी बात बताई, बिल्कुल 100% बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। तो आप जो है पेशे से आप जो है एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आप एडवोकेट भी हैं, डबल ए आप हैं। तो इन दोनों को आप मैनेज कैसे करते हैं? ये मेरी थोड़ी लाइफ जर्नी से जुड़ा हुआ है, इस पे हम फिर बात करते हैं। आपके जो प्रश्न है कि डबल ए आप मैनेज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? मैनेज करवाने वाला परमात्मा है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको भी पूर्ण करता हूं बात को। बिल्कुल। एक आदमी था, बैलगाड़ी पे चल रहा था, बैलगाड़ी के पीछे बैठकर चल रहा था, अनाज की बोरियां लेकर। एक स्पीड ब्रेकर आया और अनाज की बोरी नीचे गिर गई। एक पक्षी आया, दो चोंच मारी, अनाज लिया और लेकर चला गया। गाय आई, उसको फाड़ा, मुंह मारा, लेकर चला गया। आदमी आया, ठीक है, जिसकी बोरी गिरी नहीं, दूसरा आदमी आया। दूसरा अच्छा, आदमी आया, देखा कोई नहीं देख रहा, बोरी लपेटी, कंधे पे डाली, बोरी ले गया, पूरी ले गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है कि व्यक्ति सबसे बड़ा इनसिक्योर है, ठीक है। उसको कल की भूख की चिंता आज है। उस परमात्मा ने ना हर किसी का जुगाड़ किया है, हर किसी का। आपको भूखा नहीं मरने देगा। वो आपको भेजने वाला वो है, तो आपकी चिंता करने वाला भी वो है। बड़ी बात ये, आप उसकी कितनी चिंता करते हो, आप उसको कितना ध्याते हो, आप उसका कितना सिमरन करते हो, आप कितनी मेडिटेशन करते हो, आप कितना पूजन करते हो, आप कितनी लोगों की मदद करते हो। अब बात कर लेते हैं डबल ए की। कराने वाला वो है, हम तो एक माध्यम है, ठीक है। मैंने आर्बिट्रेशन लॉयर हूं मैं प्रोफेशनली, और एक कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी, ये मेरा पेशा है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इन दोनों के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहा हूँ, और दोनों को आराम से लेकर चलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जिंदगी को जीने की ज्यादा कोशिश करूँ। जैसा हूं वैसे बनकर रहूं, दिखावा से थोड़ा दूर बढ़ता हूं। इसलिए मेरी आवाज में थोड़ी सी फ्रैंकनेस ज्यादा है, कि मुझे लगता है कि मेरे जो ऑडियंस है या जो मेरे लोग हैं, वो मुझे चाहते हैं कि आप जैसे ऐसे ही रहो, और मुझे इसमें ज्यादा खुशी है, ठीक है। तो मैं एडवोकेट मैंने किया था आज से 2 साल पहले, मेरी वकालत की डिग्री कंप्लीट हुई थी। मेरी यूनिवर्सिटी जो है जहाँ से मैंने करा था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा हिसार से। और जो अगर आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी कहाँ से पढ़ी सीखी, तो घाट घाट का पानी पिया है भाई, ठीक है, तो जाकर के ज्ञान अर्जित हुआ है। एक जमाना था जिसमें हम मेट्रो में ट्रेवल करते थे, लोग ऐसे हाथ ऊपर करके चलते थे मेट्रो को पकड़ के। लोगों को हम बोलते थे, अरे आपके हाथ में भाग्य रेखा ऐसी है, आप जीवन में ये काम कीजिएगा, ठीक है। तो वहां से वो फ्री चीजें करनी शुरू करी। अनुभव, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी काम है, आप एडवोकेट है, एस्ट्रोलॉजर है, आप इन्फ्लुएंसर है, आप कुछ भी काम करते हैं, आपकी डिग्री एक तरफ होती है, पर जीवन का जीने का तरीका और जीवन के अंदर उस चीज का अनुभव और उस चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज होना, वो बहुत जरूरी है। आज के समय में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी को पढ़ भी रहे हैं। जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, वो तो है बिल्कुल ठीक। जिसने अपने आप को ये मान लिया कि वो बन गया पूर्ण ज्ञानी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो घमंड का रूप ले लेती है, ईगोस्टिक का रूप ले लेती है। इसलिए हमेशा समर्पण की भावना रखिए, परमात्मा के आगे झुकना शुरू कीजिए, अपने से बड़े आके। आप बड़े हैं तो आप सम्माननीय हैं, ठीक है। अगर आप झुकेंगे तो प्रभु वो व्यक्ति कभी आपको झुकने नहीं देगा, ठीक है। तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी अगर आप परमात्मा से जुड़ते हैं, अगर आप परमात्मा को मानते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखी प्रद्युमन जी, और मुझे उससे इतनी अच्छी सीख मिली, यकीन माने। उसने कहा था कि हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता,
द्वापर, कलयुग। इंसान का दुश्मन जो राक्षसी रूप था, अगर उसमें देखा जाए, जैसे आपका सतयुग था, सतयुग में जो दुश्मन था, जो राक्षसी रूप था, वो कौन था? एक था, मान लीजिए जैसे कि आप आया त्रेता में, और कलयुग में जो एक शब्द है मैं, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सतयुग में जो राक्षस था, शायद मेरे को इसकी मैंने जो रील देखी थी उसमें ये दिखाया गया कि इसमें एक कंस, एक रावण और एक जो है मैं। और सतयुग में जो था, सतयुग में कौन थे? जो कि राक्षसी रूप थे, जो लड़ते थे। तो उस हिसाब से जो चीज़ें हैं ना, मैं जिसके अंदर अभी आ गई, जो मैं को लेके चल रहा है, वो खुद का दुश्मन पहले ही बन चुका है। तो घमंड जो है किसी का भी नहीं रहा है। प्रद्युमन जी, सवाल पे आते हैं। जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा है, सुना है, जितना मैंने समझा है रील्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आपने एक किताब लिखी बहुत प्यारी, जिसका जो उद्घाटन है, जिसका जो लॉन्चिंग की थी, यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी ने की थी। तो जब वो लॉन्चिंग हुआ तो उसकी क्या आपको किताब लिखने का मतलब, आप इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वकील हैं, आपने एक बुक लिखी है जो कि इतने अच्छे यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी जी ने उसका लॉन्च किया। तो क्या कहानी है इस किताब की? लोगों को न्यूमरोलॉजी पढ़ना है। न्यूमरोलॉजी एक अंक ज्ञान है। लॉजी मतलब होता है स्टडी, नंबर्स की स्टडी, मैथमेटिक्स की तरह है। ठीक है, कुछ नंबर आपके जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। उन नंबर को सोचते हुए हमने किताब लिखी। किताब का नाम है न्यूमरोलॉजी, नंबर्स ऑफ सीक्रेट्स। माननीय यूपीएससी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी ने उसका विमोचन किया था। एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक छोटी सी उम्र में कुछ करे। ठीक है, तो अभी तो वैसे भी उम्र भगवान की कृपा से छोटी ही है, परंतु जो कोशिश कर पाता है, ऊर्जा वो दे रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से या हम आपके माध्यम से कहीं नहीं पहुंच पा रहे। ये तो पहले का लिखा हुआ था कि आज आप और मैं यहां बैठेंगे और लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो किताब लिखवाने वाला वो है, लिखने वाला वो है, हम तो सिर्फ उसकी कलम है या हम सिर्फ उसके माध्यम है। हमने किताब के अंदर आपको न्यूमरोलॉजी सिखाने का कार्य किया है, जिसके अंदर हमने अलग न्यूमरोलॉजी क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। न्यूमरोलॉजी को समझ रहे होगे ना, 9 अंक होते हैं उसमें। 9 अंक का पूरा ज्ञान, उसका कॉम्बिनेशन, उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरीके से निचोड़ देती है। अगर आपने न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस कर लिया, न्यूमरोलॉजी को सीख लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक उसका पार्ट है। जैसे आप एक 10वीं क्लास के बच्चे से अगर बात करेंगे कि मुझे मैथ पढ़ा दो, या 10वीं क्लास का अगर टीचर आपको मैथ पढ़ाएगा तो उसका तरीका अलग होगा, और एक जिसने पीएचडी में जो लोगों को स्कॉलरशिप या स्कॉलर बना रहा है, वो जो मैथ पढ़ाएगा उसका तरीका अलग होगा। मैथ तो एक ही है ना। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, रेखी साइंस, ऑकल्ट, जितनी भी ये साइंसेस हैं, 120 प्रकार के तरीके हैं किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के। अब जैसे आपके बाल घुंघराले हैं, तो घुंघराले बाल वाले व्यक्ति को भाग्यवान कहा गया है। ठीक है, आपके यहाँ पे बोहों के बीच में बाल नहीं है, क्लियर थॉट वाला बताया गया। जिस व्यक्ति की बोहें मोटी होती हैं, जिस व्यक्ति की बोहें डार्क होती हैं, ऐसा व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। और जिस व्यक्ति की बोहें मतलब आईब्रोज लाइट शेड की होती है, वो अंदर से बहुत इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, डोमेस्टिकल होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वाद लेने में ज्यादा मजा आते हैं, पर जब उसका मजाक बनता है तो उसको बहुत ज्यादा फील भी होता है। तो जिस व्यक्ति की जो बोहें जो मोटी होती हैं, जो ज्यादा गहरी होती हैं, उनका मंगल मजबूत होता है। इसका मतलब विल पावर, कुछ भी करने, मतलब संकल्प मात्र कार्य सिद्ध्यर्थ। संकल्प लीजिए, अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आपका चेहरा देखना, जैसे द फेस रीडिंग पार्ट, हर एक चीज का अलग अलग एक विद्या है। तो जो मैंने किताब लिखी, जो रिसेंटली अभी मैंने लिखी है, अब मैंने दूसरी किताब भी लिखी है, जो अभी हमारा पार्लियामेंट में भी एक प्रोग्राम था, उसके अंदर भी हमने दूसरा किताब लॉन्च किया था। अभी जो यूपीएससी के चेयरमैन ने किताब लॉन्च करती है, वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर थी। तो अंक ज्ञान के ऊपर लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बताया गया। नंबर्स को समझने का तरीका है, कितने नंबर है, 9 नंबर है। नंबर किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर 1 नंबर है, एक बार 1 नंबर है, मतलब वो न्यूट्रल है। अगर एक नंबर
या वो नंबर नहीं है, इसका मतलब वो नेगेटिव इंपैक्ट में है। अगर एक एक 2 बार है, या आपका जन्म नवंबर मतलब 11 नवंबर में, मतलब 11 बार, मतलब 2 नंबर्स में आ गया, 2 नंबर आ गया, मतलब 1 आ गया, तो क्या है, वो एक्सिस में चला गया। अब किसी का जन्म 1 तारीख 11वां महीना 1991 में हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1111991। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये आदमी सिर्फ बड़ा बनने की सोचता है, पर बन नहीं पाता, क्योंकि यहां से नियंत्रण खत्म हो गया। ये मैं में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब ठीक है, रोज दरार की जिंदगी में हमारे नंबरों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता आपके दोस्त कौन से होने चाहिए, हाँ। आपको कलर कौन से पहनने चाहिए, सारा न्यूमरोलॉजी बताता है। अगर 1 से लेके 9 की नंबर्स की बात करें, उसको कुछ प्लेनेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, मतलब मान सम्मान। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशनल टच को, आपकी इमोशंस को, आपके मूड स्विंग्स को। 3 नंबर जुपिटर, मतलब विराट रूप। ठीक है, मतलब ईगोस्टिक भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने काम में 100% सोशलाइज मेंटेन करने वाला। 4 नंबर राहु का नंबर है, बड़े लोग डरते हैं, राहु बढ़िया नंबर है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में राहु नंबर होता है, 4 नंबर होता है, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर ही क्यों है, क्योंकि 4 नंबर चारों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो जैसे न्यूज NEWS चारों चीजों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो राहु है। 5 नंबर क्या, क्योंकि वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या, 5 शरीर के 5 जो आपके 5 एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर सेंस को, हमारे पास 6 सेंस होती है, हम लोग मीठा टेस्ट कर सकते हैं, सोडी टेस्ट करते हैं, बटरी टेस्ट करते हैं, इसलिए शरीर में 6 सेंस दी गई हैं। 6 सेंस को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति बिजनेसमैन बनेगा, फॉरेन ट्रेवल करेगा। ठीक है, 8 नंबर लोग कहते हैं बहुत डरते हैं, अरे वो आने वाला तो साल भी 2024 8 नंबर का ही तो है। 8 नंबर के बारे में बड़ी बहुत अच्छी बात करेंगे आपसे। 8 नंबर शनि का होता है, न्यायाधीश बोला जाता है। ठीक है, 8 नंबर का वो लॉजिक। 9 नंबर मेहनत का है, 9 नंबर मतलब आपके गणतय का, मतलब विलनेस का, मंगल का नंबर है। आपका मंगल जितना बैलेंस है, उतना समाज में आपकी पेट अच्छी होने वाली है, आपकी पैट अच्छी होने वाली है, आपको लोग पूछेंगे, हाँ भाई इससे सलाह लेके बात करेंगे। ये हमारे 1 से लेके 9 नंबर आपके जीवन की हर एक जुड़ी कड़ी को बताते हैं। 1 से लेके 9 नंबर का आप एक बार शॉर्ट में बताएंगे क्या प्रभाव, मतलब 1 से लेके 9 तक किसको क्या प्रेजेंट करता है? 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध को, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लग्जरी कंफर्ट मतलब शुक्र को, 7 नंबर के तो मैं कंफ्यूज हो गया, 8 नंबर मेहनत करा देता है, 9 नंबर मजबूती मतलब मंगल को, 8 नंबर शनि को, और 9 नंबर आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 से लेके 9 नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जो नहीं है उस चीज का नुकसान दे देगा, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जो है उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को पाखंडवाद बोलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको कुछ लोग कहते हैं, मैं तो अब YouTube देख रखा है, Instagram देख रखा है, इस पर लोग रील्स बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर एक मिथ है, एस्ट्रोलॉजर एक वो है, एक्सपोज एस्ट्रोलॉजी। क्या कर लोगे तुम, और क्या तुम कर सकते हो? पहली बात उसको समझ लो ना, किसी चीज को सीख लेना या किसी चीज को जानने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी है जीवन में, उसका बड़ा महत्व है। उसका महत्व इसलिए है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो कंसल्ट करने के लिए, हेल्थ कंसल्टेंसी लेते हो। पैसे की प्रॉब्लम होती है, GST बचाना होता है, इनकम टैक्स बचाना होता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के पास जाते हो, पैसे की कंसल्टेंसी लेते हो। ठीक है, फैशन में कपड़े कौन से चल रहे हैं, कौन सा कपड़ा आपको ऊपर सूट करेगा, फैशन कंसल्टेंसी लेते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड कम है पर बाहर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी है। आपके जीवन में एक ना एक एस्ट्रोलॉजर जरूर आपको रखना चाहिए, या आपसे उस व्यक्ति को हमेशा उस एस्ट्रोलॉजर से ऐसे संपर्क आपको बनाकर रखना चाहिए जो आपके जीवन के अंदर आने वाली चीजों को आपको सतर्क रूप से बताए कि आपके पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, मेरा ब्रेकअप हो गया वो क्या मेरी लाइफ में लौट कर आ जाएगी क्या। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि सट्टा का नंबर बता दो, लॉटरी खेल लूंगा। जगह जगह लोग आजकल एस्ट्रोलॉजर बैठ जाते हैं, हाथ देख के बताते हैं आपके 3 बच्चे होंगे, आपका शादी 2 लिखी हैं, और आपको जो है नौकरी कल मिल जाएगी। तो पाखंडवाद कहीं ना कहीं। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष जो चीज है ना, वो वस्तु परिस्थिति को देखकर बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा देता हूं,
कुंडली में 12वां भाव ये बताता है कि आपको कालावास होगा या आप अपने जगह से दूर जाएंगे। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले या 100 साल पहले अपनी जगह से आपको निकाला जाता था। इसका मतलब कुंडली में 12th हाउस एक्टिवेटेड है। पर आज के समय में तो लोगों को तो शौक उसका है, हमें तो इंडिया से बाहर उड़ना है। अब आपकी कुंडली के अंदर 12th हाउस जान करके एक्टिव कराते हो कि हमारा 12th हाउस एक्टिवेट है और हम घर से बाहर ट्रेवल कर पाए। ठीक है, ये हमने जान करके करना शुरू कर दिया। एस्ट्रोलॉजी क्या है? वस्तु परिस्थिति को देख के बदलती है। जीवन में 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये कि एक डायनासोर होता है। डायनासोर ने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। पर जिराफ ने अपने आप को बदला, वो आज भी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, ठीक है, या कैसे भी आप कंसल्ट करें, पहली बात तो समझ आएगा कि उसमें फर्क क्या है। क्यों? अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बुरे डॉक्टर भी होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए, उनका कैसे चलेगा? बिल्कुल खर्चा तो निकालना है ना। आप आओगे, ठीक है, एक हॉस्पिटल का एक जिक्र है, बहुत एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एक 55 साल का व्यक्ति था, एक लेडीज थी जो एक हॉस्पिटल में गई, ठीक है, उन्होंने कहा मुझे हार्ट में दर्द है। तो उनका माता जी कितने सीढ़ी चढ़ लेते हो? बेटा 2 फ्लोर तो चढ़ लेते हो, तीसरे में थोड़ी सी सांस फूल जाती है और चौथे में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकली खेल गए ना आप। 2 पैड़ी आप चल गए, 2 मंजिल अपने घर की चढ़ गए, आप ठीक हो भाई। तीसरे में आपके थोड़ा सा आपको लग रहा है दर्द हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर कहेगा अच्छा जी यहाँ दर्द, एक बार MRI करा लो, हो गए 10,000 रुपए। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अच्छा जी दर्द यहाँ पे भी है। अच्छा एक बात बताओ माता जी, जब आप 4थे फ्लोर पे चढ़ते हो क्या ज्यादा दर्द लगता है? ज्यादा हार्ट बीट तेज? कॉमन सेंस की बात है यार, जब ज्यादा होगा। लगता है जी बाईपास की जरूरत है। ठीक है, और अच्छे डॉक्टर भी है, वो क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैडम, आप घर जाओ, एंजॉय करो, सुबह उठकर प्राणायाम करना शुरू करो। हर फील्ड में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। चाणक्य कहता है एक सिंपल भाषा में, विदाउट एस्ट्रोलॉजर यू कैन नॉट बिकम अ बिलियनियर, विदाउट एस्ट्रोलॉजर यू कैन जस्ट बी अ मिलियनियर। पैसा कमा सकते हो, पर पैसे को बचाने की योग्यता, पैसे को सही रूप से सही दिशा देने की योग्यता एक विद्वान ज्योतिष आचार्य ही दे सकता है। आप बताओ ना, अभी चंद्रयान गया था, ठीक है, सोमनाथ जी ने उसका पूरा रिसर्च करके उसका पैटर्न बना करके उन्होंने भेजा था, ऐसा डायरेक्टर थे जितना मुझे शब्द याद है। ठीक है, सोमनाथ जी ने ही शायद उसका सारा कुछ सिस्टम बनाया था। और वो क्या एस्ट्रोलॉजी नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, मुहूर्त साइंस एस्ट्रोलॉजी नहीं है, प्योर साइंस है। आप अपने घर के अंदर राहु काल में कुछ भी काम करो, आपका खराब होगा, लिख कर ले लो। कारण राहु काल है ना, खराब करेगा। राहु इज द मिथ, बैम। राहु क्या है? राहु को समझने का ये एग्जांपल समझो, आपके पास एक BMW X5 की गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी नहीं है, साथ में वाइफ बैठे बहुत सुंदर अच्छे कपड़े पहनकर, 2 बच्चे पीछे बैठे हैं, सीट बेल्ट लगा रखी है, गुरुजी से मिलने हिसार चलेंगे जी, आओ चलो। ठीक है, आप NH9 पे पहुंचे, गाड़ी में पेट्रोल है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लाइट म्यूजिक चल रहा है, पूरी गाड़ी नहीं है, परंतु अचानक से बहुत ज्यादा धुंध आ गई, तो क्या गाड़ी चला पाओगे? नहीं चला पाएंगे, दिखेगा। वही तो राहु है। आपके ब्रेन को कंफ्यूज करने का सिस्टम राहु एक्टिवेट करता है, मिथ पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, बड़ी बड़ी बातें कराता है। 100 करोड़ 50 करोड़, कुछ लोगों को आप मिलेंगे जो बात करेंगे, अरे 5 करोड़ वहां ट्रांसफर करा दे, 25 कैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, बातें ही हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति आया, आज से लगभग 3 महीने पुरानी बात है, हमारा आश्रम है, वहां पे एक व्यक्ति मिलने आया, तो उसने मुझे बोला कि गुरुजी 100 करोड़ रुपए के फंड्स ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यूं कर, बड़ी बड़ी बातें करी। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो ITR कितने की भरता है? कहता 12 लाख रुपए की। बातें हैं, बातों का कोई सर पैर नहीं होता। इन सब को मेरा सवाल ये, जैसे जितनी भी बातें हैं, वास्तु और ये जो शुभ मुहूर्त, इनका ग्रहों से क्या लेन देन है? इन सबको कंट्रोल कौन करता है? वास्तु का मतलब एक साइंस है सर, वेद के अंदर सारी। आप पता है क्या, हम ना मॉडर्न के अंदर इतना आ गए हैं कि पहले हम मंगलसूत्र यहाँ पहनते थे, अब यहाँ आ गया, कल पैरों में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब जैसे मेरा एक और छोटा सवाल है, जैसे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी, कभी जुकाम होता है, कुछ लोग बुखार में आ जाते हैं, कुछ लोगों की सांस फूलती है, तो क्या इन सब का जो इलाज है क्या शास्त्रों में है? 100%। कैसे काम करता है वो इलाज? पहले इससे प्रश्न जो आपने पहले पूछा उसका उत्तर देता हूं। हाँ। वास्तु क्या है? वास्तु क्या है? एक लाइन में बताऊं? आप एक लाइन में बताते हैं? आप पूरा ही बताइए। एक लाइन में बता देता हूं। बताइए सर। वस्तु के सही स्थान को वास्तु कहते हैं। वस्तु के सही स्थान को? वस्तु मतलब कोई थिंग, कोई भी चीज। आपका बेड हो गया, आपकी टेबल के ऊपर अगर हम फोन बीच में रख देंगे तो अच्छा लगेगा क्या?
नहीं ठीक बिल्कुल। है, कोने में होगा जहां बंदा बैठा उसका फोन है वो अच्छा लगेगा। हाँ। वस्तु के सही स्थान को वास्तु बोला गया है और इसके अलावा वास्तु की कोई डेफिनेशन नहीं है, एक लाइन के अंदर सिंपल डेफिनेशन, और यही लोग समझ नहीं पाते। और यही समझ नहीं पाते। ठीक है, हाँ। क्योंकि वास्तु के अंदर फिर कलर आ जाते हैं, हमें कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर रखना है। घड़ी का बड़ा महत्व बताया गया है, वास्तु में अपने कमरे में कहाँ घड़ी लगाएं। पैसे फ्लो को रोटेट करने के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखा जाता है। अगर आपके घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है तो आप कुछ घोड़े खोल लो, पैसा नहीं बच सकता। साउथ वेस्ट खराब है, सिम्टम्स रीढ़ की हड्डी में दर्द जाएगा, घर में सीलन आ जाएगी। अगर उधर बाथरूम है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बाथरूम है, उस घर में सीलन भी आ जाती है, उस घर के अंदर मानसिक परेशानी रहती है। उस घर में जितने जेंट्स होते हैं उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या रीढ़ की हड्डी में पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या दिमाग में भारीपन और भविष्य में कैंसर का रूप वो बीमारी ले लेती है। सिंपल है, कैलकुलेशन है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर। क्या बात है। प्रद्युमन जी, आज साल का आखिरी दिन है, कल नया साल शुरू है 2024। तो 2024 हमसे क्या लेकर के जाएगा और क्या हमें दे करके जाएगा? 2024 इसका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस होता है 8 नंबर, मतलब शनि का नंबर। शनि होता है न्यायाधीश, और शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाला होता है। ठीक है, जस्टिस फॉर एवरीवन का समय रहेगा। ठीक है, शनि मतलब 8 नंबर, शनि को थोड़ा सा टिल्ड करोगे दैट इज अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, ये साल वो साल है जिसमें जितनी मेहनत करोगे आने वाले उतने सालों के लिए आपको सक्सेस मिलेगा। इस साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जितनी भी आपने मेहनत करी है, क्योंकि 2023 का कैलकुलेशन जो ईयर था वो 7 नंबर था, इसका मतलब ब्रेन में बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज के रूप में थी, और ये समय मेहनत का है। 2024 आपकी मेहनत का ईयर है, शनि का साल है। इस समय पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत अच्छा साल रहेगा, बहुत कुछ देकर जाने वाला है। न्यूमरोलॉजिकली अलग अलग अंकों पर, मतलब मूलांकों पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर ये साल शनि का है। शनि का मतलब 5 चीजें होती हैं, मतलब 2024 के अंदर 5 विशेष चीजें घटित होंगी और आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएंगी। पहला, आप जैसे हो वैसे रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। इस समय पे शराब का सेवन जितना कम कर देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश का प्लेनेट है, और शनि की शराब का कोई कंट्रास्ट है नहीं। सूर्य जिसका इनबैलेंस है, सरकारी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड थोड़ी से प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है, सभी लोगों के लिए रहती है। यूनिवर्सल 2024 का एकमात्र उपाय, वास्तु के अकॉर्डिंगली शनि को वेस्ट डायरेक्शन डोनेट करी जाती है। शनि गवर्न करता है वेस्ट डायरेक्शन को। अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो सोर्स का कारक मानी गई है, मतलब ऊर्जा का कारक। वहां पे आप एक बल्ब लगा दीजिए, आपका पूरा साल उस बल्ब के नाते चलता रहेगा, और आपकी लाइफ में कोई हडल्स नहीं आएंगे, क्योंकि शनि क्या करता है, चीजों को स्लो डाउन करता है। तो देयर माइट बी चांसेस आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि शनि का साल आ गया है, मेहनत बहुत कर रहा हूं पर मुझे सफलता नहीं मिल रही। अगर अपनी मेहनत के अंदर सफलता चाहते तो वास्तु का छोटा सा उपाय, अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक बल्ब लगा देंगे, आपको लाभ मिलता है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, ग्रोथ मिलती है। एक लंबे समय के लिए लंबे दरिये घोड़े की तरह भाग पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, चाहे अनचाहे, किसी के पैसे मार लिए हैं, ठीक है, तो इस साल वो सारी चीजों का हिसाब भी हो जाएगा। क्या आप मेरे बारे में बता रहे हैं सारी बातें? क्यों? नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। देखिए, आजकल जैसे आज का जो माहौल है, जैसे यूथ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने मुझे सिखाया, यकीन माने इतनी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ आपसे, और कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन में बिल्कुल अप्लाई करूँगा। और कहीं ना कहीं आज ही मैं इन चीज़ों से, आज से ही जब हम किसी से बात करते हैं और हम प्रेरणा लेते हैं, जब सीखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल की जो यूथ है, ये आजकल नींद नहीं आ रही है लोगों को, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, और एंजाइटी नाम का एक शब्द अभी धरती पे पैदा हो गया है। ये इसका क्या मतलब, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, क्या है चीज़ें? चंद्रमा ठीक कर लो। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इंसोमिया, इन सारी चीजों का रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष के अंदर चंद्रमा, और गवर्न करता है 2 नंबर। चंद्रमा मन सोचा चक्ष हो सूर्यो अजायता। चंद्रमा को जितनी जल्दी आप बैलेंस कर लेंगे जीवन में, उतनी जल्दी शांति। अब पहले उपाय बता देता हूं, फिर सोल्यूशन कर लेंगे। उपाय ये है, जिन लोगों को रात को सोने में बेचैनी होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग होता है, रात को सोते हुए 1 गिलास में पानी अपने राइट साइड में रखें, सुबह उठकर उस पानी को पौधों में डाल दे। सिंपल उपाय, हिन लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा आए। दूसरा, ये जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं ना, इन सब की लाइफ में एक बात कॉमन है, वो है काला रंग का कपड़ा। काला रंग का कपड़ा। जितने भी आप देखते हो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अलमारी में काला रंग जरूर मिलेगा। और
एक होता है कि 10% हो, 5% हो, 80% अलमारी में काले रंग का कपड़ा है। ये जितने लोग काले रंग के कपड़े बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसका मतलब काला रंग का कपड़ा क्या होता है? काला रंग गलत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, काला रंग बिल्कुल गलत नहीं है। काला रंग अट्रैक्शन का रंग है, ठीक है। पार्टीज में हो, बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहन के जाने चाहिए, बंदे की पर्सनैलिटी दिखेगी, 4 लोग मुड़ के देखेंगे कौन आया है, ठीक है। पर अगर अब डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेसेस पे, हर जगह पे काले रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आप एक कहते हैं एक सोर्स तो बन गए, आप सारी एनर्जी को भी ग्रैब करोगे। हॉस्पिटल में पहन के जाओगे, बीमार रहोगे, परिवार में बीमारी रहेगी। ऑफिस में बैठे जाओगे, कहते हैं ना बंधुआ मजदूर की तरह लगे रहोगे, उसका सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं उस लोग कलर से। अट्रैक्ट भी होते हैं। और सारा काला रंग क्या करता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, 5वीं क्लास की क्लास में पढ़ाता, काला रंग क्या है? अट्रैक्शन लेता है, एब्जॉर्ब करता है ऊर्जा। धूप में खड़े हो जाओ, काले रंग का कपड़ा पहन के क्या होगा? गर्मी ज्यादा लगेगी। और वो दोनों प्रकार ही कर लेता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, चाहे दो भी हो, पॉजिटिव भी अट्रैक्शन करेगा, नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आपको बोला जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है, जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, ऐसे व्यक्ति को ब्राइट रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जितने ब्राइट रंग के कपड़े पहनोगे, लाइफ में उतना कंफर्ट रहेगा, उतना रिलैक्सेशन रहेगा। काला रंग का विरोधी नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बिल्कुल पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु काला रंग जब पहनो, जब कहीं जा रहे हो फंक्शन से रिलेटेड, उस समय पहनो। नहीं तो आपको ये लगता है कि आपको अट्रैक्शन चाहिए, काले रंग की घड़ी पहनो। घड़ी की बड़ी साइंस होती है। 3 प्रकार की घड़ी मार्केट में आज के समय सबसे ज्यादा चलित है। पहली, गोल्डन शेड। जिस भी व्यक्ति को कहीं जाना है और वो सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ काम है, उसको गोल्डन रंग की घड़ी पहननी चाहिए। अट्रैक्शन भी रहता है, उसका वक्त भी ठीक चलता है, उसका काम भी होता है, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, अरे क्या हो भाई तुम, कहा एंजाइटी क्या चीज होती है? तुमने 2 चीज सोच ली, तुम एंजाइटी में चले गए। तुम्हारा लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के चले, तुम एंजाइटी में चले गए। क्या है कि एंजाइटी? कुछ एंजाइटी नहीं होती। ये तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ एक बेवकूफ का शब्द है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। एंजाइटी आपके अंदर है, डिप्रेशन आपके अंदर है। आपकी विल पावर आपने कमजोर कर ली, बाबू सोना, ठीक है, ये चीजें करवा के अपने एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ा लिया। ओवर केयरिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप आओ, चलो गांव में, चलो कहीं पे, आप उनसे बात करो, उनके तो नहीं होती एंजाइटी डिप्रेशन, उन्हें पता ही नहीं होना एंजाइटी क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने अपना लाइफ का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया। आप रात को 2 बजे सो रहे हो, ठीक है, सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है। जो व्यक्ति शनि का महा उपाय है, लिख कर ले लो। अगर आपका शनि खराब है, इसका मतलब 3 चीजें आ रहा है ना, 2024 शनि खराब है, 3 विशेष चीजें। पहला, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। दूसरा, आपके शरीर में आलस बढ़ा देता है। तीसरा, आपके द्वारा किया हुआ काम की सफलता नहीं होती। शनि का महा उपाय, काले नीले रंग के कपड़े अवॉइड करो। काले तिल सूर्य उदय से पहले पानी में डाल के नहा लो। कह दो भैया हमसे नहीं होते उपाय, बिल्कुल सिंपल उपाय, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो और अपने बेड को खुद फोल्ड कर लो। आपका शनि बैलेंस हो जाएगा और जिंदगी में जो चीज चाहोगे मिल जाएगी। क्या शनि इज अ डिसिप्लिन प्लैनेट। शनि आपके डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में डिसिप्लिन ले आओ, शनि बैलेंस हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति का इंडिकेशन होती है, जो व्यक्ति रात को टाइम पे नहीं सोता, किसी जगह पे टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, पहुंचने की कोशिश कर रहा है पर नहीं पहुंच पा रहा, शनि इनबैलेंस है। काम कर रहा है, काम करने में रिजल्ट नहीं आ रहा, शनि इनबैलेंस है। कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ गए हैं, शनि इनबैलेंस है। सिंपल उपाय, टाइम से हर जगह पर पहुंचने की कोशिश करे, काले नीले रंग के कपड़े अवॉइड करे, सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर ले 40 दिन, उसमें थोड़े से काले तिल डाले, थोड़े से 4-5 दाने काले तिल। शनि की ऊर्जा उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी, शनि उसका पॉजिटिव रूप में बैलेंस हो जाएगा, उसका शनि अच्छा फल देगा। शनि 2024 के अंदर आने वाला है। अगर आप शराब पियोगे आप बर्बाद हो जाओगे, शनि आपको अच्छी तरीके से नुकसान दे देगा। तो कम से कम 2024 के समय पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने का मतलब सिर्फ ये अवॉइड करो। उधार दिया हुआ पैसा नहीं आएगा, तो 2024 में पैसा उधार नहीं देना, क्योंकि शनि गवर्निंग प्लेनेट है। शनि चीजों को स्लो कर देता है। दे तो दोगे, आएगा नहीं, ठीक है, आ जाएगा पर बहुत लेट, पर मत दो, ज्यादा बढ़िया। अच्छा, शराब ओकेजनली पी सकता है इंसान या बिल्कुल बंद कर दे? देखो, क्लियर बात यह है, ना हम पीते ना हम इसको प्रमोट करते, ठीक है, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। सर 2024 में कौन कौन सी राशि भाग्यवान कहलाएंगे? 2024 में 6 राशि सबसे ज्यादा भाग्यवान कहलाएगी, जो शनि के मित्र की है। मतलब नाम से बताता हूं, नंबर से बता देता हूं ज्यादा इजी। जिस भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर राशि 10 नंबर की है वो भाग्यवान है, 11 नंबर की है वो भाग्यवान है, 6 नंबर की, क्योंकि शनि का दोस्त हुआ बुध, मतलब 6 नंबर की राशि भी भाग्यवान है, और 3 नंबर मतलब मिथुन राशि भी भाग्यवान है। शनि का दोस्त हुआ शुक्र, मतलब तुला, 7 नंबर राशि भी भाग्यवान है, और 2 नंबर राशि भी भाग्यवान है। ये 6 भाग्यवान राशि कहलाएंगी शनि की। वृष है सर इसमें कहीं? मेरी वृष है,
बिल्कुल है। हाँ, 2 नंबर हो गया ना, 2 नंबर पे वृष है, ये भी भाग्यवान कहलाएंगे। बिल्कुल 100% कहलाएंगी। शनि ऊंच का नीच का क्या होता है सर? शनि उच्च का नीच का जो होता है, प्लेनेट की कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि बैलेंस है, मतलब आपको बहुत ज्यादा कुछ देकर जाएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना पैसा, इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ज्यादा ट्रैवल आपको देगी जिससे आपको मजा आएगा। इसका मतलब शनि आपका पॉजिटिव है। शनि उच्च का कौन सी राशि में होता है? शनि उच्च का तुला राशि में होता है। शुक्र का इसका दोस्त माना गया, तुला राशि में शनि उच्च का है। तो मतलब तुला राशि वाले लोगों का सबसे ज्यादा गोल्डन ईयर है 2024। जिंदगी बदल देगा अगर अच्छी तरीके से चैनलाइज कर लेगा। अगर किए उल्टी हरकतें फंस के खड़ा हो जाएगा। आदमी धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बन के रह जाएगा। प्रद्युमन जी, देखिए हमने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट हमने पढ़े हैं आपके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर हर चीज़ बता सकते हैं। तो मेरी तरफ से एक सवाल है आपके लिए कि कौन सा मोबाइल नंबर लकी नंबर होता है? 4 मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा लकी नंबर होते हैं। अगर उनका नंबर टोटल में 1 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए या 6 नंबर आ जाए, ठीक है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप उसका टोटल कर लो। उसका टोटल होकर के अगर वहां पे 6 आ रहा है, सबसे ज्यादा लकी होता है। अगर 1 आ रहा है, अच्छा लकी होता है। अगर 3 आ रहा है, अच्छा लकी होता है। 5 आ रहा है तो अच्छा लकी होता है। अपने मोबाइल नंबर के अंदर बहुत ज्यादा 8 नंबर डालना अवॉइड करो। काम के अंदर डीलेनेस आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, झूठा फॉल्स एलिगेशन, कोर्ट कचहरी का चक्कर। 7 नंबर आता है, खुद भी कंफ्यूज हो और सामने वाले को भी कंफ्यूज रखोगे, बात मैच्योर नहीं कर पाएगा व्यक्ति। 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये जितने आपके मोबाइल नंबर के अंदर कम हो उतना अच्छा। ये 3 नंबर जितने कम रखोगे उतना ज्यादा आपका मोबाइल, क्योंकि आज के समय पे लोग आपका मोबाइल नंबर की वैल्यू समझते हैं। आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कहीं जाए, कॉल करे, अपडेट रहे व्यक्ति, ठीक है, उस नंबर की वैल्यू, और आपका कॉल जाए और आपका काम हो जाए। ये मैंने आपको बताया कि कौन से मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा लकी। मैं रिपीट कर देता हूं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये सबसे ज्यादा लकी नंबर माने जाते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर, उसको टोटल कर लो। टोटल कैसे करेंगे? 9953 जैसे जो भी कर लो, टोटल मिला के जो 10 नंबर है। 8 1 एग्जाम्पल है ना, 8 + 1 = 9, 9 9 = 9, ठीक है। और आखिरी में 8 जोड़ लोगे, वो भी उसका 9 बनेगा। उसको टोटल करोगे 5 5 5 5 5 5 बार 5 हो गया, उसको भी टोटल कर लोगे, क्या हो जाएगा? इनका टोटल नंबर 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसको टोटल कर लो, वो भी आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट लकी नंबर है, क्योंकि वो गवर्न करता है वीनस से। लग्जरी, कंफर्ट, ऐश्वर्य, आराम, ये जीवन में जीता है। क्या बात है। कौन से नंबर अवॉइड करने मोबाइल नंबर में अगर आपको भाग्यवान बनना है तो? 7 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर, ये 3 नंबर अगर आप कामयाब होना चाहते हो, इनको अवॉइड करो। मोबाइल नंबर की सीरीज में कम होना चाहिए। बिल्कुल। घर में पैसा नहीं टिकता, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है, घर में पैसा नहीं टिकता, क्या एस्ट्रोलॉजर हमारे पैसे को टिकाने की कोई एक ऐसी कोई टेक्निक बता सकते हैं? 2024 का महा सिंपल उपाय 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में जरूर करें। हर महीने करें और आने वाले 2024 के 12 महीने ये उपाय जरूर करें। सिंपल उपाय, अपने राइट हैंड के अंदर घर की महिला या घर का पुरुष या कोई भी व्यक्ति दालचीनी का पाउडर रख लेना, ठीक है। दालचीनी पाउडर को रख करके घर के अंदर आते हुए फूक मार देना। फूक मारते समय मैनिफेस्टेशन करना, जो चीज आप चाहते हो आपका वो काम होना शुरू हो जाएगा। दालचीनी का एक बहुत सिंपल उपाय है, करेंगे घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटीज बढ़ती है, फॉर्चून बढ़ता है। अपने घर में मरगज के गणेश की मूर्ति रखें। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर मरगज गणेश की मूर्ति रखते हैं, मतलब गजानंद आनंद करो, गजानंद मेरे जीवन में आनंद करो, मैं जो भी जीवन में काम करना चाहता हूं उसमें मेरे काम में कभी कोई हर्डल्स ना आए। आप गणों के अधिपति हैं, भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं महादेव, आप हम पर कृपा करें, गजानंद आनंद करें। भगवान गणेश की मरगज की मूर्ति रखें, आपको अष्ट गणेश स्तोत्र का पाठ करके रखें और रोज उसकी पूजा करें। आपको लाभ ही लाभ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिंपल उपाय, सुनने में इतना सुकूनदायक है कि अगर आप करने लग जाओ, इसका जितना आपने अभी तक बताया है 30% भी अगर मैंने कर लिया तो यकीन मानो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश करने से कोई भी काम हो सकता है। अगला आपका अपने प्रद्युमन जी, एक मेरा सवाल बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सवाल यह है कि क्योंकि परिवार में अगर हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं तो इससे हमारे ग्रहों पे क्या असर पड़ता है? पूरा असर पड़ता है। वो आदमी बनने की जरूरत नहीं है जो सांड को जाके गुड़ खिला रहा है, रामचंद्र जी के मंदिर में जाके मत्था टेकर अपने बाप को गाली बक रहा है, ठीक है। अरे ऐसा क्या हो गया कि वही बाप 10 साल का था तब उसका हाथ उंगली करके चलते थे, मिल जाते थे। उसके बाद जैसे वो 24 का हुआ, 25 का हुआ, अरे इसको पता है काम कैसे होता है, इसको पता है कौन सी गाड़ी लेनी है, इसको पता है जीना कैसे कहते हैं। जब 40 साल के होते हैं फिर अपने बाप की याद आती है। ग्रह
कभी खराब नहीं होते, आप खुद करते हैं, कर्म खराब करते हैं, क्रोधित करते हैं। या आप अपने जीवन में अगर सही कर्मबद्ध से काम करना शुरू कर देंगे, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने पिता को मान सम्मान देता है, चाहे, क्योंकि ग्रह की पोजीशन होती है, अगर सूर्य तुला राशि में हो गया, वो नीच का है, चाहते हो भी पिता के साथ वाद विवाद होगा, अपने पिता के पैर छूना शुरू कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सूर्य ठीक है, सिंपल। अरे वो माँ अपनी माता को आज ना आपके मॉडर्न सोसाइटी में बहुत अच्छा चल रहा है, अरे मम्मी यार ये करवा दो, मम्मी यार पापा को बोल दो। अरे यार तोड़ना, तेरी माँ है वो, कमाल करते हो। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल करवा रहा है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब होने की वजह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इंसोमिया, नेगेटिव थिंकिंग, नींद ना आना, स्नैपचैट फेसबुक पे लगे रहना, टिंडर पे आ जाना, ये सारे काम करवा देता है। यही वजह है 80% परिवार भारत के अंदर सब कुछ होने के बाद भी सुखी नहीं है। दूसरी एक और वजह है, हमारे मॉडर्न सिनेरियो के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, जो आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते। ठीक है, आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं। आप अपने घर में दूध लेकर आते हैं, कौन सा लेकर आते हैं? थैली का दूध। अब तो वो नहीं डोलू में आएगा। जितने भी लोग अपने घर में थैली का दूध इस्तेमाल करते हैं, उन सब लोगों के चंद्रमा खराब है। उन सब के घर के अंदर या उनके दिमाग के अंदर भाग है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। होंडा सिटी ले ली, जैगवार ले ली, मर्सिडीज ले ली, फिर भी रुकेंगे नहीं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूं, घर के अंदर जितने लोग पॉलिथीन वाला दूध या थैली वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, उन सब लोगों का चंद्रमा खराब है, लिख कर दे सकता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा किसको कहते हैं? मन का कारक है। और हमारे शास्त्रों के अंदर चंद्रमा दूध का कारक भी बताया गया है। आप थैली वाला दूध लेकर आते हैं, उसको काटते हैं, दूध ले लेते हैं, पर उसमें थोड़ा सा दूध बच जाता है, और वो दूध आप क्या करते हो? डस्टबिन में डालते हैं। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो जितने लोग ये गलती कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका चंद्रमा खराब हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अरे आपने दूध फेंक दिया, आपका चंद्रमा खराब है। सिंपल उपाय, थोड़ा सा ज्यादा काटो, दूध पूरा निकालो, थोड़ा पानी मिलाओ, साफ करो, पूरा साफ करो। आप करो, आपका चंद्रमा विद इन 7 डेज ये करना शुरू कर दो। सिंपल उपाय। दूसरा उपाय, होटल में जाते हो, 5 स्टार में जाते हो, 3 स्टार में जाते हो, घर में मेहमान आता है, उसको पानी का गिलास देते हो। ठीक है, इससे बड़ी गलती आप जीवन में नहीं कर सकते। क्या आप हमेशा उसको पानी का गिलास देते हो? कभी भी घर में आए हुए मेहमान को पानी का गिलास नहीं देना होता, कभी भी। आपका चंद्रमा खराब है तो जी कुछ ना दे कुछ बिल्कुल दो। आप एक गिलास दो और साथ में जग दो, वो खुद पानी लेगा। अगर व्यक्ति पानी देगा, उसके 2 रीजन है ना। आपने उसको गिलास फुल करके दे दिया, पानी थोड़ा सा बचेगा, वो छोड़ेगा, वो पानी क्या करोगे? फेंका जाएगा। चंद्रमा किसका खराब है? आपका खुद का खराब है। सिंपल उपाय है, उस पानी को बचाओगे। वैसे भी जल की कमी चल रही है महाराज, पर्यावरण संरक्षण भी कार्य करता है इसमें। पहले के जमाने में एक मिशन ग्रीन फाउंडेशन है, लगी हुई है लोगों को अवेयर करने के लिए कि भैया पेड़ लगा लो, पानी बचा लो, पॉलिथीन मत फेंको। ये जितने भी लोग मॉडर्न सिनेरियो के अंदर पॉलिथीन का बैग यूज करते हैं, सबका राहु खराब है। पॉलिथीन इंडिकेट वही चीज करता है। राहु जिसका खराब है, दिमाग में भ्रमता रहती है। कुछ लोग करते हैं ना, चलते फिरते थूकते रहते जमीन पे। मंगल खराब है। रिश्तों के साथ ग्रहों को जोड़ने की कोशिश करो। अगर अपने पिता की इज्जत आप कर रहे हैं तो आपका सूर्य बैलेंस है। अगर अपनी माता जी को आप मान सम्मान देते हैं, उसके पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, माँ से बड़ा आशीर्वाद है क्या? कोई नहीं है। इसका मतलब आपका चंद्रमा ठीक है। पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और गुरु जो टीचर है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो आपको गुरु है, उसको देख करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में फालतू के कमेंट करते हैं, टीचर को गाली बकते हैं, देख लूंगा 12 इतना बताऊंगा। आपका गुरु खराब होगा। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति स्वाभिमान और घमंडी बन जाएगा। अपनी बातों को छोड़कर किसी और की बात अपने अंदर धारण या एक्सेप्टेंस की पावर कमजोर कर देगा। हमने बात किसकी करी अभी? हमने बात करी सूर्य की, हमने सूर्य के बाद बात करी माता चंद्रमा की, इसके बाद हमने गुरु की बात करी, गुरु कैसे खराब होता है। इसके बाद कौन होता है? बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन। बहन है, बहन ठीक है। आप भाई बहन के रिश्ते को, उससे पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो आपका बुध खराब है तो उसका क्या इंडिकेशन है कि आप अपनी बहन से बदतमीजी से बात करोगे। बुध खराब है, सामाजिक दृष्टिकोण में क्या इंडिकेशन है? आप पौधों को पानी देना बंद कर दोगे, आप पौधों को देखना बंद कर दोगे। आप पौधों को देखते पर आप पानी नहीं डालते। जितने लोगों का बुध खराब है ना, वो पौधों को पानी डालना शुरू कर दे, उनका बुध बैलेंस हो जाएगा। और बुध बैलेंस होगा तो बुध क्या करता है? सक्सेस, मरकरी,
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केटिंग का काम, मेरा सेल्स टारगेट कंप्लीट। सबसे सिंपल उपाय है बुध। घर में पौधा रखो, उसको पानी डालना शुरू कर दो। एक तो घर के अंदर ग्रीनरी आ गई, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी जो वैसी कमी हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बुध बैलेंस होगा। कितना सिंपल उपाय लोगे, हाँ जी। ठीक है। अगली बात कर लो राहु। राहु कचरे को बोला जाता है, प्लास्टिक को बोला जाता है, वो बैलेंस हो जाएगा। मंगल, अपने भाई को रोज गाली बकोगे, कुत्ता कमीना फालतू गालियां बकोगे, ऊपर नीचे के शब्द यूज करोगे, फिर फायदा क्या है? चाहे मजाक में करो, परंतु है तो भाई, आपसे बड़ा है या छोटा, सम्मान का अधिकार है उसको, ठीक है। आप उसको सम्मान दो। जितने भी लोगों के घर में ये प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, बाहर उनकी कोई सुनता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका मंगल खराब है। मंगल मतलब भाई, अरे आपका भाई आपकी बैकबोन है। कोई होगा सबसे पहले भाई कहता है मैं देखूंगा, बता कौन है, किसने पंगा लिया, वो भाई है, वो ही रहना चाहिए। अपने भाई को गाली बकना बंद कर दो, ठीक है। मंगल मतलब भूमि के ऊपर थूकना बंद कर दो, मंगल ठीक हो जाएगा। शनि, ठीक है, अरे भैया आपके ऑफिस में आदमी नौकरी कर रहा है, आपको तमीज ही नहीं है उससे बात करने की। जो व्यक्ति अपने स्टाफ से तमीज से बात नहीं करता, उसका शनि खराब होता है। अब आप करवा लो, ठीक है। कितना भी अच्छा काम करते हो, अगर आपका शनि आपके साथ नहीं खड़ा ना, तो आपकी कामयाबी को कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। शनि बैलेंस कैसे होता है? अपने से छोटे लोग जो आपके नीचे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, सफाई वाला है, जमादार है, ऑफिस में क्लीनिंग करने वाला है, आप बॉस है, आपके नीचे आपने एमडी रख रखा है, उसके नीचे असिस्टेंट है, सबसे तमीज से बात करा करो, क्योंकि सम्मान का अधिकार सबका है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, इससे ग्रह ठीक होते हैं। प्रद्युमन जी, आपकी आवाज में कहीं कहीं ज्ञान के साथ साथ बहुत अच्छा ज्ञान, जो पॉजिटिव ज्ञान है, हरियाणा की टोन आ रही है सर। ये क्योंकि कभी कुछ गानों से रिलेट करते हैं क्या आप हरियाणवी, या फिर कुछ ऐसा कोई काम किया है क्या हरियाणवी आपने? मैं हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर मैंने कभी काम नहीं किया। आई प्राउड टू बी अ हरियाणवी पर्सन, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो मुझे मेरी बोली पे गर्व है। और स्कूलिंग मैंने राजस्थान में करी, एल.के. सिंघानी एजुकेशन सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया आज के समय पे है। और फिर मैंने अपनी वापस जो मैंने वकालत की पढ़ाई करी, वो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हरियाणा में, हिसार में, वहीं से किया। इसलिए कहीं ना कहीं ना जवान में हरियाणा का टच है, और हमें भी अच्छा लगता है भाई। अच्छा, मजा है, वो एक अपनापन दिखाता है, एक टच आता है। सर एक सवाल मेरा जो है आपसे, आपके जो मूल्यांक वाला ही है 1 से लेकर 9 के बीच वाला, आप मुझे बता सकते हैं मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90% लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमारा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, हमारा बेसिक नंबर क्या है, हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है। बेसिक नंबर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/10, ठीक है। पहले ओनली डेट पकड़ो, 15, 1 और 5 कितना हो गया? 6। वो आपका मूलांक बन गया, वो आपका बेसिक नंबर बन गया। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 15 आगे 10, 15 प्लस 1 कितना हो गया? 15 + 1 16, 16 और 16 को जोड़ दो 7 हो गया। 90, 95 उन सबको टोटल कर दो, क्या आएगा? जो भी अंक आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर कहलाएगा, भाग्य अंक जिसको कहते हैं। तो मूलांक क्या है? आपके डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट जो भी डिजिट नंबर आता है, अगर वो 2 डिजिट में उसको 1 कर दो, वो आपका बेसिक नंबर। बेसिक नंबर आपकी हेल्थ, आपके कैरेक्टर, आपके लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। भाग्य अंक आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मजबूती की, आपकी इनर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात है सर, मैं तो आज ये सोच रहा हूँ कि आपको सुनते जाऊं, और जो भी हम आज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि आपने जितनी भी बातें की हैं, ये कोई पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिक बातें हैं। और अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ज़िंदगी को बहुत आसान कर लेंगे और बहुत कुछ सीख लेंगे। प्रद्युमन जी, देखिए बहुत सारे, देखिए घर 4 दीवारी से लोग बनाते हैं आजकल। लोग सोचते हैं कि 4 दीवारी से घर बनता है, लेकिन मेरा मानना ये है घर घर वालों से बनता है। लेकिन उसी घर में अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिविटी ना आकर के नेगेटिव थिंकिंग आए या नेगेटिव वाइब्स आए, तो उसका क्या कारण रहता है? क्यों वो चीजें होती है? उसको कैसे कर सकते हैं? पहली बात, घर परिवार से बनता है। अगर आप परिवार है आपके पास, आप जहां पर भी है वो आपका घर है। परंतु कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग मेहनत करते हैं पर उनके घर के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ बाजार जाके खाना खा के आते हैं, घर में आते हैं, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन माहौल है, बेडरूम में जाते हैं, पर कोई बात हो जाती है जिससे वो एक दूसरे से करवट मोड़ कर सोते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या जिससे उनके पर्सनल रिलेशन या फिजिकल रिलेशन बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं, उस काम के अंदर उनको सक्सेस नहीं मिलता, घर में आते दिमाग गर्म हो जाता है, और बाहर जाते तो खुश रहते हैं। कहीं ना कहीं उस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है, मतलब वो घर कहीं ना कहीं वास्तु के अनुकूल नहीं होता। पर वास्तु के टॉपिक पे आना बहुत बड़ी बात है। पर सिंपल उपाय, अपने घर के अंदर एक पान का पत्थर
पत्ता ले लीजिएगा जिसको बिटर लीफ कहते हैं, पान के पत्ते के 4 टुकड़े करें, 4 टुकड़े मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर, उसके ऊपर 2 कपूर रखकर और साथ ही साथ 2 लौंग रखकर उसको जला दें और अपने पूरे घर में उसकी धुनी करें। रोज हवन नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपके 2 मिनट इन्वेस्ट होंगे, पर आपके घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं, आपके घर में सकारात्मक वाइब्रेशंस रहती हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके कारोबार को, आपके कार्य के अंदर गति को भी रिप्रेजेंट करता है। अपने घर के बाहर कभी भी जूते चप्पलों को बेसलीके तरीके से नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति चप्पलों को घिस घिस के चलता है उस व्यक्ति का भाग्य भी घिस घिस के काम करता है। बहुत सिंपल बात, ठीक है। ऐसे अपने घर के अंदर राहु खराब करने का आप खुद कारक है। क्या करते हैं? घर के अंदर अपनी अलमारी के अंदर अपने कपड़ों को सेट नहीं रखते, बखेर के रखते हैं। बहुत सारे कपड़े उनको सेट नहीं करके रखते। राहु खराब कैसे होता है? बेड पर भोजन करने से राहु खराब होता है। ये सारे दोष क्या करते हैं? आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा लेकर आते हैं। जैसे आप कहीं जाकर नौकरी करते हो ना, अब यही आदमी यहाँ पर बड़ी बदतमीजी से बात कर सकता है, पर यही आदमी दुबई चला जाएगा ना, लाइन में चलाएगा गाड़ी को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एडिकेट्स मैनर्स वहां पे जाके याद आ जाते हैं। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, वो वाली बात है, ठीक है। तो अपने घर के अंदर अपने खुद के नियम कानून बनाइए जिससे आने वाले बच्चों को भी वो आप दे सकें, परोस सकें, जिससे वो बच्चा एक अच्छा स्टेबल रह सके। देखो, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल मत करो। तुम्हारे करने या ना करने से घंटा फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। सूरज का काम है रोशनी देना। अगर तुम सूरज को जल दोगे तो सूर्य तुम्हें ताकत देगा, और सूर्य को देख के तुम पेशाब करोगे तो आप बीमार होगे। करके देख लो। तो किसी की ऊर्जा से खिलवाड़ करना प्रॉब्लम आपके लिए है। परंतु एक आखिरी एग्जांपल से आपको एक बात बता देता हूं, ज्योतिष पे विश्वास जरूर करो, क्योंकि ये एक प्योर साइंस है, इतनी ज्यादा साइंटिफिक साइंस है। लॉर्ड मैकेले की शिक्षा आपके भारत में परवरिश करने की वजह से आप अपना सनातन धर्म को भूल करके इन सारी चीजों में कर रहे हो। आप लोग वो लोग बन चुके हो जो जिम जाकर के एक्सरसाइज करना मंजूर करता है, ना कि पार्क में जाके वॉक करना। आप लोग वो लोग बन चुके हो कि आपने जिम का एक ऑक्यूपेशन अपना तो लिया कि जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहे हो। अरे बाहर के जिमों के अंदर और आपके जिमों में एक फर्क है। आप यहाँ पे एसी जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हो, पर उसके अंदर आपको ऑक्सीजन चैम्बर प्रोवाइड नहीं किए जाते। और यही चीज आप विदेश में जाकर के करेंगे तो वहां पे भी एसी लगा है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, परंतु उस एसी से जब आप बाहर निकलते हैं आपको वहां पे ऑक्सीजन रूम में 2 या 3% पर 2 या 3 मिनट बैठना पड़ता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशनल प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कल्चर अडॉप्ट करते हो पर ना टूटा फूटा करते हो, और अधूरा ज्ञान सब व्यक्ति के लिए नुकसान। मतलब ना हम अपने देश के रह पा रहे हैं, ना विदेश के हो पा रहे हैं, बीच में अटक रहे हैं, जब भी आदमी परेशान है। ठीक है, पैसे की भूख है और बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहता हूँ खूब पैसा कमाओ, परंतु कमाने के बाद का सोच रखा है कुछ? या कमाने के बाद, जैसे वो कहते हैं ना कि बढ़िया लोग 2 ही जगह मोटा खर्चा करते हैं, पहला शादी और दूसरा हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसी पंजाबी आदमी हो तो वो ईमानदार से लाइफ को जीने वाला होता है, ठीक है। क्योंकि जितनी रील्स आ रही हैं, जितने लोगों के ऊपर देखते हैं, सब लोग बताते हैं भाई टू बी अ वेरी रिच पर्सन, एंजॉय करो, जिंदगी को जियो। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिंदगी को जीने के लिए कुछ नियम डालिए। सबसे पहला उपाय, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सुबह उठकर सिर्फ 3 बार, अगर अपना दिन अच्छा बनाना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, 3 बार ओम, लंबा ओम का उच्चारण करें सिर्फ 3 बार, आपका दिन वैसे ही ठीक चला जाएगा। क्या बात है। आज प्रद्युमन जी, यकीन माने, मैं नहीं चाहता कि ये पॉडकास्ट कभी खत्म हो, ये चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे, और यकीन माने इतना बेहतर, इतना अच्छा मुझे लग रहा है। और प्रद्युमन जी, आजकल का जो प्यार व्यार का जो चक्कर है, इसका क्या महत्व है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? लव मैरिज, अरेंज मैरिज देखो, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ज्योतिष कोई छोटी चीज नहीं है, पर हम उसको एक छोटे पॉइंट पे जरूर देखेंगे। कुंडली के अंदर शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब एक लड़के का एक लड़की से फिजिकल रिलेशन है, या एक लड़के से एक लड़की का मिलना है? नहीं। शादी का मतलब 2 परिवार का साथ आना होता है। शादी के मतलब होता है ज्योतिष के अंदर कुंडली में 2nd हाउस, पहले कुंडली में 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है मैं खुद को, 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है कुटुंब को, परिवार को। लव मैरिज करना है तो 5th हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है। 5th हाउस एक्टिवेटेड 100% लव मैरिज है। अब लव मैरिज नहीं है, वो लव है, फिजिकल रिलेशन है, प्लेजर है, कंफर्ट है, अच्छा लगता है तेरे साथ बैठना, ठीक है। पर 7th हाउस एक्टिवेट होगा तो शादी होगी। 7th हाउस होता है परिवार, पार्टनरशिप, पर्सन किसके साथ अटैचमेंट रखते हो। अब शादी होकर के वो शादी हमारे लिए शुभ तो रहे, इसके लिए 11th हाउस देखा जाता है। कुंडली में 11वें भाव का कॉम्बिनेशन 2nd हाउस से और 2nd हाउस के साथ 7th हाउस से बन जाएगा, आपको शादी होती है।
5वें हाउस से बन जाएगा तो आपकी लव मैरिज होती है। बहुत क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मैंने आपको बहुत बताया, चाणक्य भी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद कर सके। यूं हाथ में नग पहन के चुटकी बजाकर थाइनोस की तरह काम नहीं होते प्रभु, ठीक है, आधी दुनिया खत्म नहीं होती। नग हम जेमस्टोन पहनते हैं, हम कब पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका बुध खराब है जो आप पन्ना पहन लो, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका दान करो। जेमस्टोन इज अ लास्ट रेमेडी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप किसी व्यक्ति के पास आए, आप मेरे पास कुंडली दिखाने आए, मेरे कुंडली आपकी कंसल्ट करे, भैया पहले तो मेरी फीस है, आपने फीस पे करी, आपने कंसल्ट किया, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपने फीस करी, आपको फिर रेमेडीज बताए जाएंगे। अब आपकी अफोर्डेबिलिटी है, अब आपकी कुंडली में ये लिखा है कि आपको ऑफिस पहुंचना है, आपको कोई काम है, आपको ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, परंतु आपके पास 10 रुपए हैं और बाहर बहुत तेज बारिश है, तो आप क्या करोगे? आप रेनकोट पहन के भागोगे, परंतु फिर भी गीले होगे। कर्म है, आपको ऑफिस पहुंचना है और बारिश भी आ रही है, ये कर्म है, ये निश्चिंत है, ये लिखा हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रद्युमन जी, मंदिर जाने के क्या नियम है? विशेष रूप से 3 मंदिर के नियम हैं। पहला नियम, कभी भी कटे हुए, फटे हुए या शॉर्ट्स कपड़े या आपको खराब गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब भी आप मंदिर जाएं। दूसरा नियम, आप किसी भी मंदिर में जाएं, सर को हमेशा ढककर जाएं, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तीसरा नियम, कभी भी मंदिर में जाके आंखें बंद ना करें प्रभु, क्योंकि जा तो उसके दर्शन के लिए रहे हैं, और मंदिर में जाके अगर आंखें ही बंद कर लेंगे तो क्या दर्शन? अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, क्योंकि भगवान के पास 2 ही काम से जाते हो, डिमांड और कंप्लेंट, तीसरा कोई काम नहीं है। तो आंखें खोलकर हाथ जोड़कर मांगो, मिलेगा जो चाहोगे। सनातन बहुत बड़ी शक्ति है। मंदिर जाने के विशेष 3 नियम सभी लोगों को फॉलो करने चाहिए। क्या बात है सर। अब यूथ की बात कर लेते हैं। यूथ को सिर्फ इतना सा मैसेज दूंगा, आप हैं तो हम लोग हैं, ठीक है, अगर आप ही नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, परंतु जिस कदार से आप जिस राह पे बढ़ रहे हैं वो राह गलत है, ठीक है। जाकर छू कर आ जाना बहुत अच्छा है, जाकर उसमें डूब जाना तो वही बात है, आग का दरिया है, डूब कर जाना। वो जो जब डूबने का समय आएगा ना, उस समय समझ आएगा ना शादी की उम्र बची। क्योंकि आप एक बात देखो, आज के समय जो यूथ शादी करने की सोचता है, कब सोचता है? सोचता है कि भाई हम एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, मजे लेंगे। 30, 32, 35 साल तक जा जाके आजकल सोचने लगे हैं लोग। बहुत बढ़िया, आपके 2 मिनट में फालतू लूंगा इस विषय पे। हाँ बता। ठीक है, बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको शेयर और जरूर सुने। आपके माता पिता की शादी होती है, आपका जन्म होता है, 25 साल तक आप मास्टर्स की डिग्री करते हो, उसके बाद आपकी नौकरी नहीं मिलती, या आप कुछ एफर्ट्स करते हो, आपकी नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद आप सोचते हो आप जियोगे, जीने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। अगर आप डॉक्टरी लाइन में हो तो इसका मतलब यह है कि आप 29 साल से पहले आप कामयाब नहीं हो, क्योंकि वो मास्टर्स करोगे, MBBS करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में एक भूत सवार होगा पैसे कमाने का, फिर आप पैसा कमाना शुरू करोगे, पैसा कमाओगे तो मैं आएगी। जब भी मैं आती है पैसे के अंदर तो व्यक्ति को लगता है मैं और कमाऊं। जब व्यक्ति पैसा कमाना शुरू करता है तो शादी की इंपॉर्टेंस खत्म कर देता है, या उसके माता पिता को ये रियलाइज हो जाता है अभी तो उम्र क्या है शादी की, पैसा कमा लो, ठीक है। जब से उम्र हो जाती है 30 साल, जब 30 साल की बच्चा या लड़का या लड़की जो शादी करता है उसके बच्चे नहीं होते। बहुत प्रैक्टिकल है, मेडिकल साइंस भी कहती है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से सैरिगेसी चल रही है, ये IVF जो है, पहले कहां थे, अभी तो आए ही बहुत ज्यादा सेंटर्स अब तो खुले। एडवर्टीजमेंट, ओपन एडवर्टीजमेंट चल रही है कि तुम्हारी संतान नहीं हो रही, तुम यहां से जुगाड़ करो, क्लियरली बात, ठीक है। स्पर्म्स काउंट की कमी आ रही है, या वुमेन्स की फ्लैटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी प्रॉब्लम है XYZ वो बढ़ रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको समय से शादी कर लेनी चाहिए। लड़कों या लड़कियों के लिए परफेक्ट एज है 23 से लेके 27 के बीच में आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये सच है पर कड़वा भी है। नहीं तो जब आप अपनी उम्र में शादी करोगे, क्योंकि 30 साल तक आप एंजॉय करोगे, 32 में शादी करोगे, 2 साल बच्चे नहीं करोगे, 34 उम्र हो जाएगी, डॉक्टर के चक्कर काटोगे, 36 में बच्चा होगा पहला, और आपके माता पिता उसमें एक होगा या एक नहीं होगा, या उनकी उम्र 50+ हो जाएगी। जब आपका बच्चा 18 से 20 साल का होगा, आपके दादा दादी नहीं होंगे। संतान सुख आपको नहीं मिल पाएगा। संतान सुख उन माता पिता को नहीं मिलेगा जिनका वो दोता या जिनका वो पोता आया है, ठीक है। तो ये साइकिल बहुत गलत चल रही है प्रभु, इसको रोको, समय पे शादी करो। अगर समय पे शादी कर लोगे तो आपको तो फायदा है। जहां अकेले आप मेहनत करने वाले थे, अब 2 जीवन के साथ ही मिल गए, अब आपकी मेहनत में आपको रस भी आएगा और भटकाव नहीं होगा, कभी इस छोरी के पास, कभी उस छोरी के पास, कभी कहीं लड़के के पास। अब आपकी लाइफ में सुकून और एक स्टेबिलिटी रहेगी। आप उसके साथ, ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता नॉट मेकिंग अ फिजिकल रिलेशन,
ब्रह्मचारी का मतलब होगा अगर आप शादी हैं, आपके रिलेशन आपकी पत्नी के साथ है, तो भी आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। ये सच बता देता हूं, ये दिमाग में जो एक नया कुछ लोगों ने अलग फितूर बना रखा है कि ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि नॉट हैविंग अ फिजिकल रिलेशन, नॉट मतलब ऐसे सो मेनी थिंग्स बना रखी हैं। पर एक क्लियरली आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ हैं, आपके साथ उसका रिश्ता है, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन में इनरोल हैं, आप फिर भी ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। उसके अलावा दूसरी लड़की के साथ आपका संबंध है, फिजिकल रिलेशन है, ये गलत है। हाँ। और ये कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। क्या बात है सर, मैं सोच रहा हूँ सर इसको आगे करते ही रहते हैं। प्रद्युमन जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतना सारा समय दिया साल के आखिरी दिन हमारा नया साल मनाने के लिए हमारा नया साल आपने इतना अच्छा मनाया है कि मैं कितना भी अच्छा कर लेता, लेकिन साल का आखिरी दिन मेरा इतना अच्छा नहीं जाता। एक कहानी बता देता हूँ छोटी सी, क्योंकि जब साल की नई शुरुआत थी 2023 में, मैंने अपने कुछ गाने शूट किए थे आउट ऑफ इंडिया में। तो मैं साल के पहले दिन बहुत मेहनत कर रहा था, साल के आखिरी दिन, और साल के आखिरी दिन भी आज मेहनत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2024 हमारे लिए है, और हम अपनी ज़िंदगी में जो अभी थोड़ा बहुत भटकाव था हमारी ज़िंदगी में, उसको मैं प्रॉपर तरीके से ठीक करूँगा, उसको सही करूँगा और अपनी ज़िंदगी को दूसरों तक पहुँचाऊँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कभी भी मुझे ज़िंदगी में आपका ये जो मेरे ऊपर एक जो आपने इतना अच्छा समय दे करके किया है, कभी भी लाइफ में मुझे ऐसे मंच पे बोलने का या कहीं भी ऐसी जगह बोलने का मौका मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी में एक इंसान जुड़े हैं आप, और वो हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक ओम यू। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।